जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई सीरीज के साथ आए हैं जो जितने भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में एंशिएंट हिस्ट्री से सवालों को पूछा गया है, सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, साथ ही उनके एक्सप्लेनेशन को भी जानेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हमारी तैयारी सही दिशा में चल रही है या नहीं। इससे हमें ये पता चलेगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन आपका है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है पक्की ईंट से बनी इमारत। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है इसकी निर्माण, नगर निर्माण योजना तथा सड़क एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पे काटते हैं, ठीक है, तथा वे ढके रहते हैं। अधिकतर इमारतें पक्की ईंटों से बनी हैं। याद रखेंगे, इमारतें आमतौर पे 1 या 2 मंजिले होते थे। मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कें तथा विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से ये हमें प्राप्त चलता है, ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार थी। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी। जैसे हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी लोग यहाँ क्या करते थे, निवास करते थे। शहर की तरह ये पूरी सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय इन्हीं सिंधु वासियों को जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से किसी भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं है। आप याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता से किसी भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं है। यह सभ्यता संभवतः मातृशतात्मक थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1912 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार 1921 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे, 1921 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में दाश्क नदी के किनारे सोतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्व में हिंडन नदी के आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा कश्मीर तथा दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक ये फैला हुआ था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि जो मानी जाती है वो लगभग 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक ये माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मेगास्थनीज दूत था, किसका था। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेलुकस का। किसका दूत था, सेलुकस का था। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। तो कौन सी इसकी पुस्तक थी, इंडिका थी। इंडिका इसकी पुस्तक थी, ठीक है। इसने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में भी इस इंडिका किताब में लिखा था, ठीक है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आर्केसिक्रटस और आर्सिटोबुलस आदि प्रमुख हैं। मौर्यकालीन राज दरबार में आने वाले अन्य प्रमुख लेखकों में डाइमेकस, सीरियन नरेश, ये सब इत्यादि थे, जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। तो ये लोग किसके शासनकाल में आते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में आते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। तो इनका जो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस में किया गया है, एनकियानस में किया गया है। एपियानस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है आपका आर्थिक संबंध, शासनकाल और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है शासनकाल। शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहते थे, द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध मूलतः राजनीति में है। इसमें शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन किया गया है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यह मुख्यतः शूद्र शैली में लिखा हुआ है। ठीक है। कौटिल्य ने इस पुस्तक में राजा के लिए कुछ प्रमुख कर्तव्य बताया है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन में है जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, कितने थे बौद्ध संप्रदाय? महायान, थेरवाद, वज्रयान, नवयान आदि मानते थे। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। ये ग्रंथ किस भाषा में है? तो पाली भाषा में ये लिखा गया है, पाली भाषा में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अशोक के धम्म का मूल संदेश, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति का प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के अभिलेखों में उन्हें धम्म कहा गया है। दूसरे तथा 7वें लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है: कल्याणकारी कार्य करना, पहला। ठीक है, पाप रहित होना, मुद्रता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना, पाप दयावान शुचिता, बड़ों का आदर करना, साधुता अर्थात शांति और अहिंसा के धम्म, ब्रह्मगिरी शिलालेख इत्यादि, इन सबों के अशोक के धम्म का मूल संदेश था। तो इसमें से जो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को 7 जातियों में विभाजित किया। वो कौन कौन सी हैं? तो पहला दार्शनिक है, किसान है, शिकारी एवं पशुपालक है, कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है, और गुप्तचर और सभासद है एवं अमात्य, ये भी उन्हीं में आता है। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। वस्तुतः पेशों के अनुसार समाज का विभाजन किया गया। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका के तत्कालीन समाज और राजनीति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। प्रसिद्ध चीन यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की?
ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत ऑप्शन है, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन है आपका शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? ऑप्शन बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हम्पी से मिलता है, इसका हम्पी से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्राचीन भारत के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इसके बाद ऐसे ही करके 10-10 सीरीज करके हम सारे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सब पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।